नमस्कार, रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। रिपोर्टर लाइव में आपको बताएंगे सीएम योगी का आज का क्या है कार्यक्रम। तो डेंगू कैसे लोगों की जान ले रहा है, तो बाढ़ ने जीना किया है दुश्वार। तो इतना ही नहीं, आपको ये भी दिखाएंगे तो हिजाब विवाद पर सपा नेता के क्या कुछ बोल बिगड़े हैं, क्या कुछ इसके पीछे की मंशा है। साथ ही उत्तराखंड के काशीपुर में व्यापारी की दिन दहाड़े गोलीकांड का वीडियो कैसे वायरल हो रहा है, हर खबर पर नजर होगी। तो आज ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी आपको हर खबर की अपडेट देंगे। तो बात होगी रिपोर्टर लाइव की। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री आज महाराजगंज और गोरखपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी दौरा करने वाले हैं। तो वहीं आज वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 3 दिनों से लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज और गोरखपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा करेंगे और वहां लोगों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री आज महाराजगंज जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल रूट से सर्वे करेंगे और उसके बाद 10:30 बजे धानी ब्लॉक में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री बांटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आज 11 बजे से 11:30 बजे के बीच गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज में हवाई सर्वेक्षण के बाद बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे। साथ ही प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर जिले के सहजनवा भी पहुंचेंगे और यहां भी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात और राहत सामग्री वितरण के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे और यहां एनआईडी फाउंडेशन द्वारा आयोजित सद्भावना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 5:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री लखनऊ लौट आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 3 दिनों से लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों के समूह को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और हर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों को राहत देने के लिए कंट्रोल रूम एक्टिव करने के निर्देश दे दिए हैं। अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं जाजेपुर विधानसभा से भेंट मुलाकात कर रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी पर जमकर जो है निशाना साधा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम करके राजधानी रायपुर लौटे। राजधानी पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने भाजपा पर सीधे आरोप लगाए कि छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें, जो ईडी की कार्रवाई कई दिनों से छत्तीसगढ़ में चल रही है, उस पर भी भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि मुझे कोई डर नहीं है, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, हमको किसी की परवाह नहीं है। उन्होंने रमन सिंह के ट्वीट पर भी निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज। वहीं ईडी के गिरफ्तार किए गए आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई ने ईडी पर बड़ा आरोप लगाया है। आईएएस समीर विश्नोई ने ईडी पर मामला गढ़कर फंसाने का आरोप लगा दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमार कार्रवाई से एक भूचाल सा आ गया है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हल्के तेज थे। आपको बता दें, कल ईडी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई के बंगले से ईडी ने 4 किलो सोना किया और 45 लाख रुपए नगद बरामद किए। इसे लेकर पत्नी प्रीति बिश्नोई ने एक लेटर यहाँ के डीजीपी को दिया है। प्रीति बिश्नोई ने ईडी के ऊपर आरोप लगाया है कि हमारे पति के साथ ईडी दुर्व्यवहार कर रही है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। तो जिले में इलाइजा टेस्ट में 19 नए डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोएब रिजवी।
संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वक्त हम बेली अस्पताल में हैं। आप देख सकते हैं कि बेली का ये अस्पताल है जहाँ पे कई मरीज़ जो है डेंगू के वो एडमिट हैं। और यही नहीं, प्रयागराज के कई सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल है जहाँ पर डेंगू की मरीज़ अपना इलाज करवा रहे हैं। अब तक डेंगू के करीब प्रयागराज में 500 के आसपास मरीज़ डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। और जिस तरह से डेंगू रफ्तार पकड़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। और लगातार प्रशासन अब कोशिश कर रहा है कि लोगों में जागरूकता लाई जाए ताकि डेंगू पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से मरीज़ बढ़ रहे हैं उससे प्रशासन भी चिंतित है। और ख़ास तौर से वो लोगों से भी अपील कर रहा है कि ख़ास तौर से घरों में पानी को इकट्ठा ना होने दे, फुल जो आस्तीन के कपड़े हैं, पैंट है, वो पहने ताकि जो डेंगू के मरीज़ हैं उनको बचाया जा सके। और इस तरह से कह सकते हैं कि प्रयागराज में जिस तरह से डेंगू लगातार बढ़ रहे हैं उससे न सिर्फ प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है, लोगों से भी ये अपील कर रहा है कि ख़ास तौर से साफ़ सफाई का और जल जमाव न होने देने की व्यवस्था लोग करें, जिससे डेंगू पर कंट्रोल किया जा सके। संख्या निरंतर बढ़ रही, कैसे इसके लिए रोकथाम का इंतजाम किया जा रहा है, क्या व्यवस्था है अभी तक? इस समय बुखार के मरीज ज़्यादा बढ़ गए हैं और जांच के उपरांत ये भी पाया जा रहा है कि रैपिड टेस्ट तो बाजी आ रहे हैं, लेकिन एलाइजा से पॉजिटिव कम आ रहे हैं पिछले साल की तुलना में। और जितने भी आते हैं प्लेटलेट घटता जरूर है, लेकिन अगर 24 से 48 घंटे हम उनको पानी ज़्यादा पिलाते हैं या ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और जल्दी नियंत्रण हो जाता है। 4-5 दिन में मरीज स्वस्थ होकर के अपने घर चला जाता है। खबर जौनपुर से है, जहां पर जौनपुर के पीली नदी में आई बाढ़ के पानी से बदलापुर इलाके के रपटा पुल पानी में डूब जाने से दर्जनों गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर में पीली नदी में बाढ़ आने के कारण रपटा पुल पानी में डूब गया है। रपटा पुल डूबने से लोगों को काफी समस्या हो रही है। पीली नदी का विकराल रूप देख लोग दहशत में हैं। आपको बता दें कि बदलापुर इलाके के लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है। हर साल बाढ़ की तस्वीर देखने को मिलती है। लोगों को काफी समस्या हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां के लोगों का आरोप है कि बाढ़ की समस्या को लेकर कई बार जिम्मेदार अधिकारी, स्थानीय प्रशासन व विधायक, सांसद को अवगत कराया गया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जो है लोगों को सिर्फ आश्वासन मिलता है। सब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, 4-4 गांव का मार्ग टूट जाता है। यही एक ही रास्ता है कि जो बच्चे पैदल यहां से स्कूल चले जाते हैं। रपटा पुल है, दुगोली कला और कस्तूरीपुर का बॉर्डर है। कितने दिन से है डूबा जी? ये डूबा तो बहुत दिन से है, कम से कम 5-6 दिन हो गए। ग्रामीणों को किस तरह की परेशानी होती है? ग्रामीणों को तो सर इतनी परेशानी हो रही, पूरा बाजार का आवागमन बंद हो गया। जाते हैं तो वही घूम के जाते हैं 15 किलोमीटर। लड़के बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, उसके बाद और आदमी को परेशानी होती है साहब उतरने में। 3 गांव का आवागमन रुकता है। और क्या क्या परेशानी होती है? और यहीं आने जाने का परेशानी होती है और किस। तो कहीं शिकायत आप लोगों ने किया है? शिकायत साहब बहुत किया हम लोग। रमेश मिश्रा भी हैं, उनसे शिकायत किया, लेकिन वो भी कोई इधर सुन रहे हैं, उधर निकाल दे रहे हैं। वहीं सिद्धार्थनगर के इटावा तहसील क्षेत्र स्थित सुनौली नानकार के पास अशोकवा मदरवा बांध टूट गया है। तो लगातार हो रही बारिश और राप्ती नदी में पानी बढ़ने से बूढ़ी राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके चलते बांध टूट गया है। तो इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। इन दिनों सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ ने अपना रौद्र रूप ले लिया है। हर जगह देखें तो पानी ही पानी बाढ़ का नज़र आ रहा है। अब उसको लेकर आज मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं यहाँ दौरे पे और राहत सामग्री भी बांटेंगे। तो वहीं तटबंधों के ले लिया जाए तो बलरामपुर की नदियां जो हैं इस समय इतनी कटान कर रही हैं कि बलरामपुर के पानी से पूरा तबाही मच चुका है और 2 जगह बांध भी कट गई है। मौके पर अगर ये पहले से चेता होता प्रशासन तो इस तरह की नौबत नहीं आती। बांध कटने की वजह से लगभग 300 गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। वहीं 30 गांव मैरुंड भी हो चुके हैं, जो कि जिलाधिकारी के कहने के अनुसार 30 गाँव जो है मैरुंड हो चुके हैं।
लेकिन फिर भी प्रशासन ये पहले चेता होता, बांध को पहले व्यवस्था किया होता, बनाया होता तो इस तरह की नौबत नहीं आती। बांध कटने से लगभग 300 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो संभल से आ रही है, जहां पर हिजाब विवाद पर कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब पर पाबंदी हटने से माहौल बिगड़ेगा और आवारगी भी बढ़ेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सिंह। पर कानून बनने की बात की जा रही है। 2 जजों का फैसला है। उनका कहना है कि 2 जजों के जो अलग अलग फैसले आए हैं, संभल की बात की जाए, संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान आया है। उनका कहना है कि मैं इसे नहीं मानता हूं और उनका कहना है कि जो हमारे सैयद में लिखा है और जो हम कानून में लिखा है, मुस्लिम समाज को नहीं मानता है। बात की जा रही है संभल की, तो संभल शफीकुर रहमान का कहना है कि जिस तरीका से नकाब हटाया जाएगा, हटाने के बाद नकाब पे बहन बेटियां बाजार जाएंगी, बाजार जाने के बाद में और जो है आवारागर्दी करेंगी, आवारागर्दी की माहौल खराब होगा। माहौल खराब होने के बाद में इस तरह जगह हो सकता है। तो उनका कहना है कि मैं दरखास्त करूंगा और बात करूंगा कि किस तरीका से जो हमारा जो फैसला पहुंचा है कोर्ट पे, मुझे पूरा विश्वास है और बात की जाएगी कि विश्वास है। और जिस तरीका से शफीकुर रहमान बर्क लगातार चर्चाओं में रहते हैं और बात करते हैं कि किस तरीका से उनका कहना है कि जिस तरीका से सैयद को मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, मुस्लिम पर ये जिस तरीके से बात की जा रही है और मुस्लिम पर ही ऐसा कानून बनाया जा रहा है क्या और जगह कानून नहीं बनाया जाएगा कि मुस्लिम के लिए जिस तरीके से कानून बनाने की बात की जा रही है और बात की जाए जिस तरीके से सांसद का कहना है कि मुझे विश्वास है कानून पर। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर साहब, मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। वहीं काशीपुर में गुरुवार सुबह बाइक सवार 2 हमलावरों ने घर में घुसकर एक खनन व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो इस घटना की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी लवप्रीत सिंह। जनपद उधम सिंह नगर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वह दिन दिहाड़े घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने से भी चूक नहीं रहे हैं। जी हां, ताजा मामला आज काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जुड़का का है, जहां एक खनन व्यवसायी से जुड़े व्यक्ति को कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करी, जिससे उक्त व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जी हां, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। वहीं पुलिस का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम एक पुरानी रंजिश लग रही है, जिसके चलते उक्त व्यक्ति की अज्ञात बदमाशों ने मृत्यु कर दी गई। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में कुछ टीमें गठित कर इस पूरे मामले को जल्द खोलने की बात कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिन दिहाड़े हुए इस घटनाक्रम में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वही देखने वाली बात होगी, जिस तरह से लगातार जनपद उधम सिंह नगर में गोलीकांड के मामले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे कार्यशैली पर यह सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या पुलिस इस तरह के मामलों को रोक पाती है, ये देखने वाली बात होगी। काशीपुर से लवप्रीत सिंह, इंडिया वॉइस। वहीं राज्य के सुखदेव नगर पुलिस ने मॉडल ज्योति शर्मा, मुनि देवी, अर्जुन शर्मा, बलराम शर्मा और राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। मायानगरी मुंबई में जिस तरीके से ड्रग पेडलर को लेकर कई सवाल खड़े किए जाते रहे थे, उसके बाद से अब झारखंड में भी इसकी दस्तक देखने को मिल रही है। और जिस तरीके का माहौल देखने को मिला है हाल के दिनों में, उसके बाद से कई चीज़ें सामने एक साथ जोड़कर देखी जा रही हैं। बीती रात जिस तरीके से एक मॉडल की गिरफ्तारी हुई है ड्रग के साथ, उसके बाद से पुलिस के कान जरूर खड़े होते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से माहौल राज्य का देखा जा रहा है कि युवाओं को कहीं न कहीं इसके माध्यम से एक नए सिरे से चपेट में लेने की कोशिश भी की जा रही थी। और जो कुछ पुलिस की तरफ से बयान आए हैं, उसमें साफ कहा गया है कि इसके तार देश के कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल इसका खुलासा जो किया है पुलिस ने, उसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बिहार के सासाराम के इलाके से ड्रग्स यहाँ मंगाई जाती थी और जिसे ऑनलाइन माध्यम से तमाम लोगों तक पहुँचाया जाता था, खास करके युवाओं को इसके घेरे में लेने की कोशिश की जाती थी। और जिस तरीके से राज्य में ड्रग को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिस राज्य में कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जल जंगल ज़मीन को लेकर कई चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा था, और इसके बाद से अब
ड्रग के माध्यम से युवाओं को भटकाने की जो कोशिश की गई है उस पर पुलिस की नकेल कैसे कसी जाएगी, इस पर भी कई चीज़ों को लेकर बातचीत की जा रही है। फिलहाल की बात की जाए तो राज्य में पुलिस पूरी चौकसी बरत रही है और जिस तरीके से पुलिस का बयान सामने आया है उसमें हो सकता है कि कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं और इसका खुलासा पुलिस जल्द ही कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से ये ड्रग पकड़ा जा रहा है और राज्य में पहले से भी कई ऐसे कारोबार देखने को मिले हैं जो ड्रग से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर पुलिस कहीं न कहीं सकते में है और कोशिश कर रही है कि इसके सारे तार को एक साथ जोड़कर आगे कदम बढ़ाया जा सके, जिससे तमाम लोगों को, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो इस धंधे से जुड़कर कहीं न कहीं युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। पूर्व में भी ड्रग्स के धंधे में लिप्त एक महिला जिसका नाम ज्योति शर्मा है, उसके पास अभी भी ड्रग्स के होने की सूचना दी गई। साथ ये भी बताया गया जो खरीद बिक्री इन लोगों के द्वारा की जा रही है उसका पैसा भी ये लोग कहीं ना कहीं छुपा के रखा है। तत्पश्चात एक टीम बनाई गई जिसको लीड हमारे कोतवाली डीएसपी कर रहे थे, साथ में सुखदेव नगर थाना प्रभारी एवं अन्य अधिकारी और सिपाही थे। इनके द्वारा जो रेड किया गया उसमें टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से ज्योति शर्मा, मोनी देवी जो कि ज्योति शर्मा की मां है, अर्जुन शर्मा, बलराम शर्मा और राहुल शर्मा, इन सभी को गिरफ्तार किया। खबर बरेली से, जहां पर बरेली के बहेड़ी के गुड़वारा गांव में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया है। तो यहां तेज गति से जा रही कार अनियंत्रित हो गई, तो जिसके चलते कार ने सड़क के किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया। तो इस घटना में जहां 2 लोगों की मौत हो गई है, तो इस घटना की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। बरेली नैनीताल स्टेट हाईवे पर सुबह एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें कि आपको बता दें 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है और 4 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें जो नैनीताल की तरफ से आ रही थी एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसको बाइक सवार को रौंदते हुए जो साइड में रोड के किनारे पर राहगीर लोग बैठे हुए थे उनको भी रौंद दिया, जिसमें कि बताया जा रहा है कि जो राहगीर थे, जो बैठे हुए थे राहगीर, उसमें 2 लोग खत्म हो गए और कार सवार भी जिसमें घायल हुआ था, बाइक सवार भी जो 2 लोग थे वो भी घायल हुए हैं। जब ऑन द स्पॉट जब ये घटना होती है उसके बाद में जब सूचना पे पुलिस आती है, पुलिस ने घायलों को वो अस्पताल में भेजा है, जिला अस्पताल भेजा है, वहीं मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें ये नैनीताल बहेड़ी के बीच की घटना है और ये थाना कोतवाली में आती है, थाना कोतवाली क्षेत्र बहेड़ी में आता है। सुबह सुबह जब ये दर्दनाक हादसा हुआ तो लोगों की भीड़ बढ़ गई और आपको बता दें बहुत बड़ा हादसा था। यहाँ पे जो गंभीर हैं वो भी बताए जा रहे हैं, जिसमें कि 4 लोग जो घायल हुए उसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं। पुलिस ने जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसको जब्त कर लिया गया है। हम आपको बता रहे हैं कि ये सुबह जो दर्दनाक हादसा हुआ है जिसको लेकर पूरा क्षेत्र दहल गया है और आपको बता दें कि 2 लोगों की यहाँ पे ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। सनी गोस्वामी, इंडिया वॉइस, बरेली। वही रायबरेली के जिला जेल में बंद बंदी की मौत का मामला सामने आया है, जिससे नाराज परिजनों ने जेल के बाहर सड़क जाम कर दिया है। तो इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। रायबरेली जेल में निरुद्ध कैदी राघवेंद्र सिंह की आज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना रायबरेली जिला जेल प्रशासन द्वारा परिजनों को दी गई। करीब 9 बजे परिजनों को सूचना मिली। सूचना मिलते ही परिजनों के द्वारा जेल के सामने आकर रोड पर हंगामा काटा गया। इतना ही नहीं, परिजनों के द्वारा रोड पर हंगामा काटने के बाद रोड को भी जाम किया गया, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस महकमे को हुई। जब पूरी जानकारी पुलिस महकमे को हुई तो भारी तादाद में पुलिस बल वहां पर आ गया और जिम्मेदार अधिकारी भी मौजूद हुए, जिसके बाद परिजनों को समझाया बुझाया गया। परिजनों को काफ़ी समझाने बुझाने अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि अगर इस मौत में जो भी जिम्मेदार होगा उन जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामे को शांत करते हुए और मामले को शांत किया। सर वो जेल में था, लेकिन जेल में तक खुदकुशी कैसे कर सकता है? इतनी सुरक्षा व्यवस्था सारी चीज हो सकती है, लेकिन वो कैसे, मतलब वो 8 बजे के समय सारे लोग खाना खाते पानी पीते कैसे हुआ है? तो क्या चाहते हैं आप? हम जांच चाह रहे हैं कि सारी इसकी जांच कराई जाए और के बाद अगर इसमें दोषी जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। वहीं मुजफ्फरनगर के नावला में 4 दिन पहले एक महिला ने ससुरालियों से परेशान आकर तेजाब का सेवन कर सुसाइड कर लिया था। तो मामले की इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा।
मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नावला गांव में बीते 8 अक्टूबर को एक विवाहिता ने तेजाब का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि विवाहिता के ससुराल वालों के द्वारा लगातार उसे काला होने की वजह से ताना दिया जाता था। उसे धमकी दी जाती थी कि उसके शौहर का दूसरे से निकाह करा दिया जाएगा। साथ ही साथ विवाहिता को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते विवाहिता ने शौचालय साफ करने वाले तेजाब को पीकर ऐसा कदम उठाया। वहीं गंभीर हालत के चलते विवाहिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं विवाहिता के पिता के द्वारा लड़की के सास, उसके जेठ और उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं मंसूरपुर पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या काला होना गुनाह है? क्या जिस तरह से ससुराल वालों के द्वारा विवाहितों को परेशान किया जा रहा था, जिस तरह से उसे ताने मारे जा रहे थे, क्या ये सही है? मेरी लड़की की शादी मैंने 11 साल पहले की थी नावले में, हारून इस्लाम। और जो है जब से ही उसको टॉर्चर करा जा रहा था, कभी दहेज के लिए कभी कहीं के लिए। उसका थोड़ा रंग काला था, इस वजह से ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे वो। और जो है 2-3 बार जो है महिला थाने से भी गई, और जो है अस्पताल में एक थाना है महिला, उसमें से भी गई। थाना मंसूरपुर क्षेत्र में अभी 2 दिन पहले ही एक महिला ने, जिसकी शादी को लगभग 11 वर्ष हो गए थे, उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई थी। फिर अस्पताल में जाके उनकी मृत्यु हो गई। और इस संबंध में महिला के परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर थाना मंसूरपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम जो विधिक कार्रवाई हो क्या कुछ कारण पता चले अभी कि क्यों उसने तेजाब पिया था? इसकी अभी जांच चल रही है। जो उन्होंने बताया है, अभी तक जो उन्होंने नेम किया है वो परिवारजनों को किया है, और इसमें जो भी तथ्य आएंगे वो उसको विवेचना में सम्मिलित करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर झारखंड से है, जहां पर झारखंड की हेमंत सरकार ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो लेकिन विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार पर सवाल ही खड़े कर दिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। झारखंड में एक बार फिर से आज राजनीतिक तापमान उठापटक के रूप में देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से आपकी सरकार आपके द्वार नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की है, और उसके बाद से विपक्षी पार्टियों की तरफ से निशाना साधने की भी कोशिश की गई है। विपक्षी पार्टी सीधे तौर पर इस बात को सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने जो योजनाएं जारी की थी उसको कैसे अमल किया जा सकेगा, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि अभी तक इस बारे में किसी प्रकार की कोई बयान नहीं आया है सरकार की तरफ से, लेकिन निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि इस योजना के बाद से सरकार कहीं न कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त हो रही है कि जनता के बीच उन योजनाओं को लेकर जाया जा सकेगा। हालांकि इधर विपक्षी पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उनकी तरफ से जो चुनावी घोषणाएं किए गए थे उन वादों को कैसे पूरा किया जा सकेगा। अब इस पे राजनीति भी आज तेज हो सकती है। दूसरी खबर की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि ईडी की टीम जिस तरीके से राज्य में छापेमारी कर रही थी और उसके बाद से बड़े कारोबारियों को कहीं न कहीं गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही थी, इसी बीच में अमित अग्रवाल को जब गिरफ्तारी हुई तो उनके साथ जुड़े लोगों को भी कहीं न कहीं पूछताछ के लिए ईडी की टीम बुला रही है। देर शाम तक जो कल जानकारी मिली थी उसमें सोनू अग्रवाल का नाम सामने आया था कि उन्होंने कोयला व्यापारी के रूप में जिस तरीके से अवैध कमाई की है उस पर ईडी की नज़र है और उसके तहत उनसे पूछताछ कल की गई है। अब आज की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अभी भी कई चीज़ों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ईडी की टीम जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उसमें कितने लोगों का नाम सामने आ सकता है, कौन कौन से अधिकारी आ सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि कौन कौन से और राजनेता सामने आ सकते हैं। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।